नमस्कार बच्चों। हिंदी पाठशाला की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है द्वारा हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि एक और जीवन की निस्संगता के विषय में बताते हैं, अपने एकाकीपन के विषय में बताते हैं और दूसरी तरफ समय की परिवर्तनशीलता के विषय में बताते हैं जो किसी के लिए नहीं रुकता। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हमने हरिवंश राय बच्चन जी के कवि परिचय के विषय में जाना था। फिर से एक बार उसे आवृत्त करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 प्रयागराज में हुआ था। उनका पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सेंट कैथरीन कॉलेज में इनकी शिक्षा पूरी हुई। इन्होंने तेजी बच्चन और श्यामा जी से विवाह किया था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। जैसा कि पहले की कक्षाओं में बताया जा चुका है कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में गेयता का विशेष गुण देखा जाता है। तो आइए आज काव्यपाठ के स्थान पर हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है को गायन की शैली में देखें और इसकी गीतात्मकता को समझें। अगली स्लाइड में आपको इसकी गीतात्मकता एक वीडियो के द्वारा दिखाई गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल कर तापद को भर ताउर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए अब कविता के प्रथम अंश की समीक्षा करते हैं। भाव सौंदर्य की ओर चले। जो प्रथम पद्यांश है उसमें दिन और पथिक को एक प्रतीक मानकर जीवन का चित्रण किया गया है। कवि ने सामने तो यात्रा करने वाले एक व्यक्ति का चित्रण किया है, परंतु प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण भी है। जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में चिंता है, कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात जीवन का अंत न हो जाए, जबकि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसी कारण से वह अपनी गति बढ़ा देता है ताकि अंधकार होने से पहले अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। उसका उत्साह और भी बढ़ जाता है ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। शिल्प सौंदर्य की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। कविता के इस पद में शांत रस है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है तथा तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है। गीतात्मकता एवं गेयता का समन्वय है, जैसा आपको पहले भी दिखाया जा चुका है। अब अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। द्वितीय काव्यांश में कवि ने पक्षी तथा चूजों के माध्यम से जीवन की बात को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये समझाया कि मादा पक्षी को संध्या होते ही यह चिंता सताने लगती है कि उनके चूजे उनकी प्रतीक्षा में उनकी राह तक रहे होंगे, और यह विचार आते ही उनके पंखों में एक तीव्रता आ जाती है। वो तेज गति से अपने पंखों को झपटने लगते हैं और चूजों तक पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा देते हैं। प्रकृति जगत के उदाहरण के द्वारा कवि यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में, जीव जगत में हर प्राणी अपने किसी न किसी प्रिय की प्रतीक्षा में व्याकुल है और घर जाने के लिए उत्सुक है। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा में प्रवाह है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। शांत तथा वात्सल्य रस का प्रयोग है। घोंसले का दृश्य बिंब मनोहर प्रकार से संयोजित है। गीतात्मकता तथा गेयता का समन्वय है। कवि बच्चन ने इस अंतिम काव्यांश में अपने जीवन के एकाकीपन को स्पष्ट किया है। उन्हें इस बात का असीम दुख है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो उनकी प्रतीक्षा करे। इस काव्यांश में वो कहते हैं कि उनके मिलने के लिए कोई व्याकुल हो, ऐसा प्रियजन है ही नहीं। तब वे किसके लिए शीघ्रता करें, घर की ओर भागें? यह प्रश्न उनके मन को और उदास करता है, अवसाद से भर देता है और तन की गति को कमजोर बना देता है। पर दिन का अवसान अपने क्रम को नहीं तोड़ता। वह परिवर्तनशील है, वह शीघ्रता के साथ चलता जाता है और दिन इसी प्रकार ढलता चला जाता है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कवि ने सरल विधि से अपने भावों की अभिव्यंजना की है। उनकी भाषा उनकी मनोदशा का परिपूर्ण चित्रण करने में सफल है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। शिथिलकर्ता पद को में दृश्य बिंब की योजना है। गीतात्मकता व गेयता का समन्वय है। आइए पाठ से जुड़े अब कुछ बोध प्रश्न देखते हैं। कवि ने किस पथ की ओर संकेत किया है? प्रश्न 2, पथिक के मन में क्या शंका थी? प्रश्न 3, कवि ने समय के परिवर्तनशीलता को कैसे दिखाया है? प्रश्न 4, चिड़ियों के पंखों में क्यों चंचलता आ जाती है? प्रश्न 5, कवि के मन में व्याकुलता का क्या कारण था? आइए अब कविता का सरलीकरण देखते हैं। इस कविता के द्वारा कवि ने समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट किया है तथा अपने असफल प्रेम को शोकपूर्ण प्रकार से प्रस्तुत किया है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि प्रकृति में हर जीव अपने घर जाने को व्याकुल है। दिन का पथिक घर में प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए चिंतित होते हुए जल्दी जल्दी घर जाने को तैयार हो जाता है। चिड़िया अपने घोंसलों में प्रतीक्षा कर रहे बच्चों के लिए जल्दी जल्दी पंख फैलाकर लौटने की तैयारी करती है। किंतु कवि के एकाकीपन जीवन में प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। वह किसी की चिंता में बेचैन नहीं है। यह विचार मन में आते ही उसका मन दुख से भर जाता है तथा पैरों में शिथिलता का संचार हो जाता है। आइए पाठ से जुड़े अब कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। कवि प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा क्या समझाना चाहता है? प्रश्न 2, कविता में दिन के जल्दी ढलने की बात बार बार क्यों कही गई है? प्रश्न 3, बच्चों के नीड़ों से झांकने का क्या कारण हो सकता है? इन प्रश्नों को आप हल करें, उत्तरों को आप ध्यान से देखें और जो पाठ पढ़ाया गया है उनके अंदर से इनके उत्तर खोजने का प्रयास करें, उनका मिलान करने का प्रयास करें। पाठ के अंत में कुछ गृह कार्य। प्रश्न 1, कवि के पैरों में शिथिलता आने का क्या कारण बताया गया है? प्रश्न 2, क्या कवि के जीवन में प्रतीक्षा करने वाला कोई रहा होगा जिसके न होने से कवि का मन विह्वल हो उठा है? आपने विचार लिखें। प्रश्न 3, समय की गतिशीलता को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? स्पष्ट करें।